जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी बुक 7th क्लास का ज्योग्राफी देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत में हम लोग देखेंगे हमारी बदलती हुई पृथ्वी। हमारी बदलती हुई पृथ्वी यानी इसमें जो जितने भी सारे चीज जो बात होगी पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी पर जो क्या सा परिवर्तन हो रही है आपके आने वाले एग्जाम सीटेट के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या कोई भी एग्जाम है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है हमारी बदलती हुई पृथ्वी का स्वरूप। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आप दोस्तों के साथ। पृथ्वी पर इस पर इसको अद्भुत ग्रह बोला जाता है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह बोलते हैं। और पृथ्वी पर ही आपको जो जीवन एक संभव है, याद रखेंगे पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। चलिए शुरू करते हैं। स्थल मंडल जो है, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। ये स्थल मंडल जो है अनेक प्लेटों में विभाजित किया गया है और जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्थलीय मंडल प्लेट का स्थलीय मंडल प्लेट कहते हैं। यह स्थलीय मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित किया गया है और इस प्लेट को हम लोग स्थलीय मंडल प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी धीमी गति से, धीरे धीरे गति से चारों तरफ जो क्या कर रही है, घूमती रह रही है। ये प्लेट जो है स्थिर नहीं है, ये अपने जगह से, एक जगह से जो है धीमी 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 गति से चल रही है, घूम रही है। और प्रत्येक जो है वर्ष जो है कुछ जो है मिलीमीटर मिलीमीटर में लगभग जो है खसकती रह रही है। और पृथ्वी के अंदर के पिघले हुए जो है मैग्मा, जो पृथ्वी के अंदर कौन सा हो गया, तो ये मैग्मा जो है, मैग्मा जो है होने के चलते ये गति होता है। अब थोड़ा रुकिएगा, ये पृथ्वी में धीमी धीमी गति हो रही है, तो ये कैसे गति होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे पृथ्वी के अंदर जो है ये मैग्मा जो है, ये मैग्मा ये तरल पदार्थों है, तरल पदार्थों के चलते ये धीमी धीमी गति से ये गति कर रहा है। पृथ्वी के अंदर की बात किया जाए तो पिघला हुआ मैग्मा जो है एक जो है वृत्तीय रूप में घुमा करता है और यह वृत्तीय रूप में घुमा करता है। मैग्मा किस रूप में घूमता है, ये वृत्तीय रूप में घुमा करता है। मैग्मा किस रूप में घूमता है दोस्तों, ये वृत्तीय रूप में घुमा करता है। जैसे कि क्रियाकलापों में आप दिखाया गया है, आप नीचे और लोग फिगर देखेंगे तो आपको किस तरह वृत्तीय रूप में ये घूमता रहता है, ये बारे में बताया गया है। अगली बात किया जाए दोस्तों, पृथ्वी की इस गति के कारण जो है, सॉरी प्लेट के इस गति के कारण पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता रहता है। ये जो प्लेटों की जो गति होता रहता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर क्या होगा, परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलेगा। और पृथ्वी की गति को उन जो है बलों के आधार पर विभाजित किया गया है कि ये जो गति कैसे कर रहे हैं, उनकी गति के आधार पर इसको विभाजित कर दिया गया है, बांट दिया गया है, जिनके कारण ये जो है गतियां उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक जो है भाग में घटित होती रहती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर्जलित बल बोलेंगे, यानी एंडोजेनिस फोर्स बोला जाता है। एंडोजेनिस फोर्स यानी अंतर्जलित बल से आप क्या समझते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर जो घटना घटती रहती है, जो कुछ घटनाएं घटती रहती है, उस फोर्स को, उस बल को क्या बोलेंगे, अंतर्जलित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। तो एंडोजेनिक फोर्स से आप क्या समझते हैं दोस्तों, समझ में आ गया। पृथ्वी के अंदर जो घटने वाली घटित जो घटनाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर्जलित बल, जिसे एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है, जो अंदर की जो घटनाएं होती हैं। और जो बल जो है पृथ्वी के सतह के ऊपर होती है, उसी को बहिर्जनित यानी एक्सोजेनिक फोर्स बोलाता है। यानी पृथ्वी के जो है, पृथ्वी के बाहर यानी सतह पर जो होता है, उस बल को क्या बोलेंगे, बहिर्जनित बल कहा जाएगा। अंतर्जलित बल और बहिर्जनित बल में आपको समझ में आ गया, जो अंदर होगा पृथ्वी के अंदर आपको अंतर्जलित होगा, और जो बाहर होगा तो आपको जो याद रखेंगे बहिर्जनित बल हो गया। वही बात करते हैं, अंतर्जलित बल जो है कभी आकस्मिक उत्पन्न होता है। ये अंतर्जलित बल जो होता है दोस्तों, अंतर्जलित बल क्या होता है, ये आकस्मिक गति उत्पन्न करता है। तो हमें कभी धीमे गति से, जैसे कि भूकंप का एहसास होती है, अंतर्जलित बल ये जो है आपको धीमी गति से भूकंप, या ज्यादातर आपको भूकंप की घटनाएं होती है, ये कौन सा बल के होती है, अंतर्जलित बल के ये कारण होता है। ज्वालामुखी विस्फोट की बातें किया जाएगा तो ज्वालामुखी विस्फोट भी है अंतर्जलित बल के चलते होती है। और ये एक ऐसी घटना है आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर जो है अधिक हानि पहुंचाता है। ये बातें समझ में आ गया। आइए बात किया गया यहाँ पर, इस चित्र को समझना जरूरी है। पृथ्वी की गति आ गई, यानी पृथ्वी की गति कैसे होती है, तो आपको जो है दो भागों में बांटा गया है, अंतर्जलित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जलित बल यानी पृथ्वी के अंदर जो घटना घटती है और ये आकस्मिक होती है दोस्तों। और पटल विरूपणता बल होती है, और ये इसमें जो है अंतर्जलित बल में भूकंप की घटना, ज्वालामुखी और आपको भूस्खलन की घटना प्रमुख रूप से होती है। और साथ ही साथ है पर्वतीय निर्माण बल इसमें काम करता है, किसमें दोस्तों, ये अंतर्जलित बल में होती है। तो वही जो बात करते हैं बहिर्जनित बल की बात कर, इसमें अपर्दन होता है, यानी आपको बहिर्जनित में पृथ्वी के ऊपर ये अपर्दन और निक्षेपण की घटना होती है। नदी बहाव जल, ये जो घटनाएं जो है बहिर्जनित बल में होती है। पवन का हो गया, ये अंतर्जलित बल हो गया। समुद्री तरंग हो गया, और हिमनद जो है, जैसे सारी चीज घटनाएं ये हमें बहिर्जनित बल के अंतर्गत में देखने को मिलती है। अब बात किया जाए यहाँ पर, एक जो शब्दावली लिखा गया है, इस शब्दावली को थोड़ा समझना जरूरी है। स्थलीय, स्थल जो है मंडलीय प्लेट किसको कहेंगे, स्थल मंडलीय प्लेट जो है उसको कहा जाता है, जो भूपर्पट्टी में जो अनेक बड़ी और कुछ छोटी
कठोर असमान आकार की जो है प्लेटें होती है, जिस पर जो है महासागर और आपको महाद्वीप महाद्वीप और महासागर टिके रहती हैं, उसी को हम लोग स्थलीय प्लेट कहते हैं, इसी को स्थलीय प्लेट कहा जाता है। अब बातें करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ज्वालामुखी की बात किया जा रहा है दोस्तों। तो देखिए ज्वालामुखी ज्वालामुखी भूपर्पटी पर जो है खुला एक ऐसा छिद्र होता है, ज्वालामुखी एक भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जो होल होता है, जिससे जो पिघला हुआ जो पदार्थ जो अचानक निकलना शुरू हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। तो थोड़ा सा इस ज्वालामुखी को समझने के लिए आइए इस ज्वालामुखी का फिगर जो बनाया गया है, यानी अंदर से ही अंतर्जलित बल है गया, यानी मैग्मा जो है ये मैग्मा तरल रूप में होती है, और ये जो मैग्मा जो पृथ्वी को चीरते हुए जो है एक जो है बाहर निकल जाती है, और ये मैग्मा जो है ठोस रूप से अग्नीय रूप में होती है, और इस भाग को यानी इस मुख को क्या बोलेंगे, क्रेटर बोल देंगे, यानी ज्वालामुखी वाले मुख को क्या बोलेंगे, क्रेटर बोलते हैं। और क्रेटर झील का निर्माण भी हो जाता है, क्योंकि जिस मुंह में इसमें जो है पानी चला जाता है, पानी भर जाता है, जिससे क्रेटर झील का उदाहरण में आ जाता है। उसके साथ है ज्वालामुखी जो है अपने साथ जो है वाष्प गैस और राख जो है निकालती रहती है। और यहाँ की बात करते हैं परपटी ये दोस्तों होती है, और मेटल भी जो मेटल वाला भाग होता है, मेटल वाला भाग, और ये लावा होती है दोस्तों, देख रहे हैं ये लावा, ये पिघलती है, लावा जो है बाहर निकलती है, ठीक है ना। और निकास को वेंट बोलते हैं, निकास वाले जो जगह को इसको इसी को बोलते हैं वेंट बोला जाता है। और ये जो है मैग्मा आपको कोष्ठ हो गया, मैग्मा कोष्ठ है। तो यही आपको ज्वालामुखी विस्फोट के चलते होती है। आइए यहाँ पर एक शब्दावली की उत्पत्ति जो हुआ है उसी को समझना जरूरी है। शब्द की उत्पत्ति इंडो एक्सो, इंडो एक्सो, इंडो मतलब होता है अंत, एक्सो मतलब होता है बाहर। तो इंडो और प्लस जेनिक, तो यानी जेनिक में इंडो, जेनिक मतलब होता है उत्पत्ति, इंडोजेनिक यानी इंडोजेनिक यानी आपको इंडोजेनिक बोलिएगा, इंडोजेनिक बोलिएगा तो ये शब्द मिला दीजिएगा, इंडोजेनिक यहाँ पर समझिएगा, इंडोजेनिक बताइएगा, इंडोजेनिक मिलने के बाद क्या इंडोजेनिक हो गया। और एक्सोजोनिक ये आपको अंत वाला हो गया, अंत वाला, और एक्सोजोनिक, एक्सोजोनिक में मिला दीजिएगा तो क्या होगा, तो बाह्य जनित हो गया। ये शब्द की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया है। आइए यहाँ पर कुछ जो है बात किया जाता है ज्वालामुखी की बातें में। ज्वालामुखी की आपने ये घटना से देखें, अब थोड़ा सा इस पर जो बात लिखी गई है उस पर चर्चा किया जाएगा। और इस प्रकार जो है स्थल मंडलीय है प्लेटों की जो गति करने के पर जो है पृथ्वी की सतह पर कंपन होता रहता है। जब ये जो स्थलीय जो है आपको प्लेटों में जो है गति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर क्या होती है, कंपन के एहसास हम लोग को देखने को मिलती है। और ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। और इस कंपन को दोस्तों हम लोग भूकंप कहते हैं। इस जो है गति को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, भूकंप कहते हैं। यानी प्लेटों की गति जो है कभी टकराने या कुछ ऐसे तेजी में खिसकने की वजह से एक भूकंप का एहसास होती है, भूकंप का इस कंपन को एक एहसास होती है, उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। और भूपर्पटी के नीचे वो स्थान जहां पर भूकंप आरंभ होता है उसको क्या बोला जाएगा दोस्तों, उद्गम केंद्र बोला जाएगा। तो आप ये जान लीजिए कि उद्गम केंद्र किसको बोलेगा, यानी भूपर्पटी के निचले स्थान पर जहां पर भूकंप का केंद्र रहता है उसको उद्गम केंद्र का बोलते हैं, उसी को उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र जो है भू सतह पर जो है उसके निकट स्थान को जो है क्या बोला जाएगा, उसी के निकट स्थान को अधिक केंद्र बोला जाएगा। अधिक केंद्र दोस्तों आपको जानते हैं जहां पर जो है केंद्र के जो है जहां से जो है भू सतह से जो निकटतम स्थान को हम लोग अधिक केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। अधिक केंद्र और उद्गम में क्या अंतर हो गया, भूपर्पटी के नीचे वाले स्थान पर जहाँ कंपन शुरू होता है आपको अधिक केंद्र हो गया, और आपको अधिक उद्गम केंद्र, जो उद्गम केंद्र और सतह के बीच के जो निकटतम स्थान को क्या बोला गया, आपको अधिक केंद्र कहा जाता है, अधिक केंद्र कहा जाता है। अधिक केंद्र से जो है बाहर, जो अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करती है। ये किस रूप में, अधिक केंद्र से जो कंपन जो बाहर की तरफ जो है ये जो है तरंग के रूप में ये गति करती रहती है। अधिक केंद्र के जो है निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिक केंद्र में कहाँ पर सबसे ज्यादा हानि होगा दोस्तों, तो अधिक केंद्र में जो है सबसे निकटतम हानि सबसे ज्यादा कहाँ होती है, ये जो है अधिक केंद्र में सबसे ज्यादातर हानि होती है। अधिक केंद्र से जो दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता क्या होती है, अधिक केंद्र से दूर जैसे जाएंगे लोग हम लोग दोस्तों, तो भूकंप की गति में ये कमी होती जाती है, भूकंप की तीव्रता में क्या होती है, ये कमी होती रहती है। अधिक केंद्र के पास सबसे ज्यादा निकटतम हानि होती है, और अधिक केंद्र से जो ज्यादातर जो है दूर जाने पर भूकंप का एहसास कम होती जाती है। इस देखिए इस प्लेट को देखने के बाद कहते हैं ये जो है प्लेट जो है प्लेट सीमा हो गया, अधिक केंद्र यहाँ पर देखिए अधिक केंद्र हो गया, और भूकंपीय तरंग सभी दिशाओं में बाहर की तरफ निकलती रहती है, देख रहे हैं ना ये बाहर की तरफ निकल रही है। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर उद्गम केंद्र की बात करते हैं, ये हो गया आपको सेंटर पॉइंट उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र वह स्थान होता है जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है, भूकंपीय उद्गम का केंद्र कहा जाता है। ये तो केंद्र बिंदु हो गया। और अधिक केंद्र जहाँ पर जो है आपको भूकंप की घटनाएं जो बाहर जहाँ पर जाके निकलती है इसी को बोलते हैं अधिक केंद्र हो गया। यहाँ पर मेन सेंटर हो गया, और जहाँ पर भूकंप की जो घटनाएं घटती है, जहाँ पर एहसास होती है उसी को क्या बोलेंगे, अधिक केंद्र। अधिक केंद्र पर क्या होती है, घटना पर जो है इस जगह पर आपको ज्यादातर हानि पहुंचाती है, और जैसे जैसे दूर जाएगा यहाँ पर भूकंप की जो है एहसास कम दिखाई देती है।
आइए थोड़ा सा जानने की भी बात करते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं। पी तरंगे होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एस तरंगे हो गया और एल तरंगे। यानी पी तरंग में हो गया अनुदैर्ध्य में हो गया, अनुदैर्ध्य तरंगे। पी तरंग में कैसे तरंग होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और एस तरंग में अनुप्रस्थ होता है। एस तरंग में अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ हो गया, अनुप्रस्थ हो गया आपको इसमें। और एल तरंग में हो गया पृष्ठीय तरंग होता है ना। एल तरंग में क्या होता है? पृष्ठीय तरंग होती है। तो ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी पी तरंग में आपको अनुदैर्ध्य होता है, अनुदैर्ध्य हो गया, पी में अनुदैर्ध्य हो गया। और एस में अनुप्रस्थ हो गया, प्रस्थ हो जाता है, पी पी प्रस्थ हो गया, है ना। पी प्रस्थ हो गया, के अनुप्रस्थ हो जाता है। और आपको एल में आपको पृष्ठीय तरंग होता है। और इन तरंगों के जो है गुणधर्म को विश्वकोश के से जो है ज्ञात करने का भी प्रयास किया जा सकता है, कर सकते हैं लोग। तो ये आपको पी तरंगे जो हो गया, एस तरंगे, एल तरंगे समझ में आ गया। पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग को बोलते हैं, एस तरंगे अनुप्रस्थ वाला की बात है, और एल तरंगे पृष्ठीय तरंग वाला क्षेत्र होती है। देखिए ये भूकंप जो आया हुआ था विनाशकारी, ये चित्र बता रहा है कि गुजरात में भूकंप का विनाशकारी रूप देख सकते हैं, कितना भूकंप तबाह मचाया हुआ था। आइए यहाँ की बात करते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है ना। भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन याद रखेंगे, लेकिन हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव से निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। लेकिन इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है कि कब भूकंप आएगा, लेकिन इसके लिए सावधानी होना से सावधानी रहेंगे लोग तो क्या भूकंप के प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं। लोग स्थानीय लोग जो समान तरीके से जो है भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके, तालाबों में जो है मछलियों का उत्तेजना देख सके, सांपों का जो है धरातल पर आना, ये जो है आपको जो है ऐसे अगर भूकंप की जो घटनाएं होगा तो जानवर सचेत हो जाता है। आपको तालाब की मछलियां ये सब कूदने लगती हैं, सांप जो है अपनी जगह से जो है निकल निकल कर बाहर भागने लगता है। ये आपको क्या है? भूकंप का एहसास होने लगता है उन जानवरों को। यहाँ पर देखेंगे भुज भुज में जो है गुजरात में हुआ था भूकंप के झटका जब महसूस हुआ था, तो ये 26 जनवरी 2001 में जो है भुज शहर में रिएक्टर स्केल में आपको 6.9 की तीव्रता भूकंप की एहसास किया गया था। भुज जो है गुजरात में जो है 26 जनवरी 2001 की बात है जो दोस्तों, यहाँ पर 6.9 की जो है आपको भूकंप हुआ था। सबसे ज्यादा प्रभावित जो है आपको स्कूल प्रभावित हुआ, तो बच्चे जब जा रहे थे झंडोत्तोलन करने के लिए 26 जनवरी में, तो ठीक है ना, तो बहुत सारे जो बच्चे जो है आपको इस जो है भूकंप से प्रभावित होकर बहुत लोगों की जान चली गई। देख रहे हैं ना, इसमें जो है कम से कम जो है छात्रों की जान कितना गया? 771 जो छात्र की मृत्यु हो गया, और 31 गो टीचर की मृत्यु हुआ था। आप समझ सकते हैं 700 जो है 71 771 सॉरी 971 है दोस्तों, 971 टीचर छात्र की मृत्यु हो जाती है और 31 जो टीचर की मृत्यु हो जाती है। इस बात को याद रखेंगे, बड़ा ही दुखद घटना हुआ था। भुज में विनाशकारी राहत में जो है भूकंप के जो है 3 दिनों तक हर व्यक्ति तक जो है आपको भोजन, कंबल, दवाइयाँ आदि न पहुंचाने के कारण बहुत ही चिंताजनक स्थिति वहां पर बना हुआ था। और भुज की तबाही जो है फोन लाइन हो गया, पाइपलाइन फट गया, पाइपलाइन हो गया, खराब हो गया। और विद्युत स्टेशन और संचार लाइन जो क्या होता है अवरोध हो गया था ये तबाही की वजह से। और शहर में आग यानी चारकोल और अंगठिया के जो है पलटने के कारण जो है अनेक स्थानों पर आग लग गया था। और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जो है आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया गया था। और मुख्यमंत्री के केंद्र से अपील जो है गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से मांग किया गया था। तो समझ सकते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा बताया गया है कि भाई आपको समझ में आ जाए कि भूकंप होने से कितना कितना विनाश हो जाता है दोस्तों। आइए बात करते हैं, क्या आप जानते हैं यहाँ पर एक बताया गया है भूकंप का जो है मापन ऐसे यंत्र से किया जाता है जो भूकंप लेखी कहते हैं, भूकंप लेखी कहते हैं। और भूकंप की जो तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किस पर? रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जैसे भूकंप की जो है तीव्रता जो है 2.0 अर्थात उसे कम होती है। भूकंप की तीव्रता जो है 2.0 से जो है उसे कम होती है, तो उस पर कोई प्रभाव यानी 2.0 जो है भूकंप जो है हानिकारक नहीं होते हैं। और जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है, तो वस्तुओं को क्या बोलते हैं? वस्तुओं को जो है गिरने से क्षति पहुंच सकते हैं, वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंच सकता है। 2.0 के वजह से आपको जो है भूकंप नहीं होगा, लेकिन भूकंप की हानि आपको 5.0 से जो है वस्तुओं से क्षति पहुंच सकती है। और जब भूकंप की तीव्रता अगर 6 पहुंच जाता है तो और अधिक जो है हानि और बहुत ही शक्तिशाली होती है। और तीव्र भूकंप की बात करते हैं 7.0 जो है अधिक विनाशकारी होती है और यह सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। 7 जो है आपको याद रखेंगे यह सबसे शक्तिशाली भूकंप की स्थिति होती है, तो इस बात को याद रखेंगे। आइए यहाँ पर क्रियाकलाप के द्वारा जो बताया गया है तो इसी को समझना जरूरी है। भूकंप के पश्चात मुख्य समाचार पत्रों को में दिए गए, जैसे कि भूकंप एक जो है सुव्यवस्थित अध्ययन पढ़े,
इस पाठ को पढ़ें और इस घटना के अनुसार जो श्रेणीबद्ध करना है। ये थोड़ा क्या क्रियाकलाप के बारे में थोड़ा-सा बच्चों को दिया जाता है ताकि बच्चे उसी को टॉपिक को समझ में पाएँ। कल्पना करें कि यदि स्कूल के समय में अचानक भूकंप आ जाता है तो क्या करना चाहिए सुरक्षा? क्योंकि जो है दीवालों के कोना में जाकर खड़ा होना, मेज़ के नीचे छुपना, है ना? ऐसे मजबूत जगहों पे जाके नीचे जाके छुप जाना, ऐसे क्रियाकलापों के द्वारा बचा जा सकता है। आइए बात करते हैं दोस्तों कि भूकंप से जो बचाव की जो तैयारी कैसी होनी चाहिए? भूकंप के दौरान वहाँ आश्रय लें, कहाँ-कहाँ आश्रय लेना है, यानी सुरक्षित स्थान, जैसे रसोई के काउंटर हो, मेज़ के नीचे हो, दीवार के अंदरूनी कोने पर चले जाएँ और इसमें दूर रहें, आग वाले स्थान से बचें, चिमनी के पास अथवा टूट सकने वाली जो है खिड़कियाँ, दर्पण या ऐसे जो है फ्रेम के पास नहीं रहना है, ऐसे जगहों से दूर रहना है। पहले से तैयार रहें, सतर्क रहें, अपने दोस्तों और परिवारिक सदस्यों के बीच में जागरूकता फैलाएँ और आपदा का जो है सामना जो है विश्वास से कर पाएँ ताकि हिम्मत नहीं हारें। ये सब भूकंप से बचने की ये तरीका बताया गया है। अब देखिएगा प्रमुख जो है हस्तलाकृतियाँ की बात करते हैं, प्रमुख हस्तलाकृतियाँ पर बात किया जाएगा। प्रमुख जो है हस्तलाकृतियाँ, आइए टॉपिक शुरू करते हैं। प्रमुख हस्तलाकृतियाँ अपक्षय और अपर्दन नामक 2 जो है प्रक्रमों के द्वारा जो है भूदृश्य लगातार जो है विघटित हो रही है। यानी भूदृश्य जो है लगातार क्या हो रही है? ये घटित होती रही है, यानी भूमि की आकृति बदलती रही है। किसके चलते? अपक्षय के चलते और अपर्दन के चलते भूदृश्य में लगातार ये घटित यानी इस घटनाओं को हम लोग को देखने को मिलती है। पृथ्वी की सतह पर जो सेल के टूटने से जो है अपक्षय की क्रिया होती है। तो अपक्षय की क्रिया दोस्तों आप जानते ही हैं कि पृथ्वी की सतह पर जो सेल का टूटना ही अपक्षय कहलाता है। पृथ्वी के सतह से सेल का टूटना ही क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अपक्षय समझ में आ गया दोस्तों? जो पृथ्वी की सतह पर सेल को टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है दोस्तों। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे जो है विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले अपक्षय को जो क्या कहा अपर्दन कहा जाता है। अपक्षय और अपर्दन समझ में आ गया? तो अपर्दन किसके द्वारा? अपर्दन के दूत पूछा जाता है तो आपको जो है जल हो गया, पवन हो गया, हिमनद जो है इससे अपक्षय होने वाली घटना को हम लोग अपर्दन कहेंगे। और आपको अपक्षय किसको बोलेंगे? अपक्षय इसको बोलेंगे यानी पृथ्वी की सतह यानी सेलों को टूटने को प्रक्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अपर्दन तो समझ में आ गया। वायु आपको जो जल, पवन और हिम जैसी जो घटनाओं से जो है क्षय होने वाली क्रियाओं को अपर्दन कहा जाता है। तो अपक्षय और अपर्दन में ये दोनों कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वायु, जल आदि जो है अपरदित पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? ले जाते हैं। तो फलस्वरूप जो है एक स्थान पर क्या होता है? निक्षेपित कर देता है। एक स्थान पर क्या कर रहा है? निक्षेपित कर देता है। और अपर्दन और आपको निक्षेपण या एक जो है प्राक्रमिक के जो है पृथ्वी के जो है धरातल पर जो है विभिन्न हस्तलाकृतियाँ का निर्माण करता है। क्योंकि ये अपर्दन या निक्षेपण के चलते जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक जो है जगह पर जो है ऐसे चीज़ों का निर्माण कर देना, इसी को क्या बोलते हैं? विभिन्न हस्तलाकृतियाँ का निर्माण होती रहती हैं। तो ये प्रमुख हस्तलाकृति हो गया। अब आते हैं दोस्तों कि नदी के द्वारा जो काम किया गया, अपरदित किया गया। अब बात किया जाता है नदी के द्वारा कैसे अपरदित करके उस चित्र का निर्माण करती है। नदी के जो जल के जो है दृश्य भूमि का अपरदन होती है। दृश्य भूमि का जो है जल के द्वारा जो है नदी के द्वारा यानी पानी के ये जो पानी जो होती है नदी के पानी जो है वो दृश्य भूमि का अपरदन करती है, यानी मिट्टी का कटाव करती रहती है दोस्तों। जब जो है नदी किसी खड़े खड़े ढाल वाले जो है स्थान से अधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली जो घाटी पे गिरती है तो वहां पर क्या पता जलप्रपात बनाती है। तो देख रहे हैं ये हो गया खड़े ढाल से जब नीचे गिर रही है तो ये वाटरफॉल बना रही है। तो ये शैल हो गया, जल की शक्ति के द्वारा जो टूट फूट का मृदा बनते हैं। अब यहाँ पे लगातार गिरेगा तो क्या होगा? टूटेगा फूटेगा। तो अब जो टूटेगा फूटेगा तो ये जल के साथ क्या बहा के लेके चला जाएगा। जब बहा के लेके जाएगा तो उस जगह पर एक जो है जगह पर जो है निर्माण करेगा, जगह का क्या करेगा? निर्माण कर देगा। तो नदी आपको जो कुछ ऐसी आकृति बना देती है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसमें जो है जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, जब नदी जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मुड़दार मार्ग पर जो है बहने लगती है। मुड़दार मार्ग पर ये बहने लगती है। जब नदी जो है आपको जो है मैदानी भागों में पहुंचती है तो मुड़दार मार्ग पर जो है बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े जो है मोड़ को जो क्या कहते हैं? विसर्पण कहते हैं। इसी मोड़ को जो है ये देख रहे हैं विसर्पण, यानी सांप की तरह घूम रहा है टेढ़े मेढ़े, इसी को बोलते हैं विसर्पण। नदी जो है किस तरह चलती है? तो विसर्पण करती है। नदी क्या करती है? विसर्पण करती है। और इसके बाद जो है विसर्पणों के किनारों पर लगातार जो अपरदन करती है। यहाँ पर जो है मिट्टी का कटाव देख रहे हैं, यहाँ पर कटाव करना शुरू करते हैं। अपरदन और निक्षेपित करना शुरू कर देती है और विसर्प लूप के जो है सिरे के निकट आते आते आ जाते हैं और समय के साथ जो है
लूप नदी से कट जाते हैं। लूप नदी से क्या हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर आपको नदी से कट गया, यहाँ पर आ गया है, यानी नदी से कट जाते हैं, एक अलग झील बनाते हैं। देखते हैं इसे, आपको अलग झील बना देते हैं, जिसे चाप झील का निर्माण, ये चाप झील का निर्माण, ये नदी से था, यानी कट गया, इसका चाप झील का निर्माण। तो नदी चाप झील का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, नदी विसर्पण करती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती रहती है, और ये जो है नदियों से कट कर एक जो झील के रूप में बना लेती है, वहाँ पर पानी जमा रहता है, वो इसी को चाप झील कहते हैं। कभी कभी जो नदी जो है अपने तट से बाहर बहने लगती है, नदी जो है अपने कभी तट से जो क्या होता है, जैसे कि ये आपको तट से ये से बाहर बहने लगेगा, जिसके फलस्वरूप जो है निकटवर्ती निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या आती है, बाढ़ आ जाती है। जैसे कि ये नदी जैसे बह रही है, अब टूट कर इधर ही चले आए या इधर ही चले आए, तो क्या हो गया, बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो बाढ़ आ जाएगी, तो बाढ़ के कारण जो है नदी के तट के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो महीन जो है, महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का क्या करते हैं, निक्षेपण करना शुरू कर देती है। जो बाढ़ आती है तो अपने साथ जो है दोस्तों, ये मिट्टी के कटाव के चलते ये महीन जो है, बारीकी जो है अपने साथ जो है बहा के लेकर एक निक्षेपित करने लगती है, और ऐसे मिट्टी जो है और पदार्थ को क्या करेगा, अपरदन कहलाता है। तो ये जो है नदी आपको ऐसे मिट्टी पदार्थों को क्या कहता है, अपरदन कहलाता है। अवसाद कहता है, अपरदन नहीं कहलाता, इसी को अवसाद कहा जाता है। इसी को दोस्तों क्या कहेंगे, मिट्टी, यानी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवसाद या गाद कहा जाता है, अवसाद या गाद कहते हैं। और जो क्या काफी उपजाऊ होती है, और मिट्टी के ऊपरी परत होती है, बहुत ही मुलायम परत होती है जो उपजाऊ होती है, और इसे आपको सतह जो क्या होते हैं, उबड़ मतलब की उपजाऊ होती है, देख रहे हैं ना, इसके सतह क्या होगा, उपजाऊ और बाढ़ जो है मैदान का निर्माण कर देती है। इस प्रकार जो है ये मिट्टी उपजाऊ भी रहेगा, और उस क्षेत्र में जो ज्यादा समय तक पानी रहेगा तो बाढ़ वाला मैदान का निर्माण कर देता है। नदी के उत्कृष्ट जो तटों को जो है क्या बोले, तटबंध कहते हैं। उत्कृष्ट जो तटों को क्या कहेंगे, तटबंध कहा जाते हैं। और समुद्र तक पहुंचते पहुंचते जो है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमी हो जाती है, यानी समुद्र तक पहुंचते पहुंचते जो है ये क्या होगा, इसकी प्रवाह धीमी हो जाती है। तो नदी जो है अनेक धाराओं में क्या होगा, विभाजित हो जाती है। नदी जो है आपको समुद्र तक पहुंचते पहुंचते जो है इसकी गति तेज न रहकर आपको धीमी हो जाएगी, और अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो देख रहे हैं ना, ऐसे विभाजित हो जाती है नदी जो है, स्थलाकृति का निर्माण करती रहती है। आइए बात करते हैं यहाँ पर, विभाजित हो जाती है, और जिसको क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। जब नदी जो है आपको विभाजित हो जाएगी, नदी जो है एक जगह से दूसरे जगह ऐसे बहुत सारे अच्छी जगह पर बहने लगे, तो उसी को क्या बोले, वितरिका कहा, उसी को वितरिका कहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ नदी जो है इतनी धीमी हो जाती है, इतनी धीमी हो जाती है कि वो अपने साथ लाए गए मलबे को निक्षेप करने लगती है, अपने जो है लाए गए मिट्टी को क्या करते हैं, निक्षेप करना शुरू कर देती है। और वितरिका के अपने मुहाने का निर्माण करती है, वितरिका मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, सभी मुहाने के अवसादों को हम लोग डेल्टा का निर्माण करती है। क्या किसका निर्माण करेगा, डेल्टा। तो ये आपको जो नदी के द्वारा लाई गई अवसाद जो के द्वारा जो है आपको वहां पर जो है एक जगह का निर्माण कर देगी, जिसको बोलते हैं डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है ना, ये डेल्टा का, ये जो वितरिका, वितरिका यानी बहाव की स्थिति यहाँ वहीं पर जाकर समाप्त हो जाती है, उसमें नदी में जो है आपको गति नहीं रहती है, तो एक आपको बंट जाती है, वहीं पर जो है बहाव की स्थिति बन जाती है। और नदियाँ जो है क्या अपने द्वारा जो अवसादी वाले संग्रह को जो एक डेल्टा का निर्माण कर देती है, डेल्टा का निर्माण नदियाँ करती रहती हैं, जैसे कि सुंदरबन का डेल्टा। अब देखेंगे दोस्तों, आपको समुद्री तरंग से कार्य किया गया, देख रहे हैं ना, समुद्र के द्वारा जो भी आपको स्टैक का निर्माण करते देख रहे हैं, समुद्री लहरों के द्वारा इसको एक अलग ही आकृति हो गया, यहाँ पर एक होल की तरह दिख रहा है, यहाँ पर गुफा की तरह हो गया, आपको तटीय मेहराब हो गया, ये देख रहे हैं ना, मेहराब की तरह हो गया, एक गुफा की तरह हो गया, एक गुफा की तरह हो गया, समुद्री गुफा। आइए दोस्तों बात करते हैं समुद्री तरंग के द्वारा निर्मित किया गया स्थलाकृति पर आ जाइएगा, स्थलाकृति। आइए बात करते हैं समुद्री तरंग के कार्य क्या होते हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेप तटीय स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। इस समुद्र के जो तरंग होते हैं दोस्तों, अपर्दन और निक्षेप के जो तटीय जो है स्थलाकृति का क्या करेगा, निर्माण किया करता है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बात याद रखेंगे, समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती रहती है। समुद्री तरंग जब किससे टकराएगी, समुद्री सैलों से टकराती रहती है, जिसके दरार विकसित हो जाती है, जिसके देखिए दरार विकसित हो जाती है, देख रहे हैं ना, दोनों के बीच में दरार विकसित हो जाती है। और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है, और इनको समुद्री गुफा कहते हैं। देख रहे हैं, ये जो समुद्री गुफा हो जाएगा, ये क्या होता है, देख रहे हैं नीचे, ये समुद्री गुफा हो जाएगा, समुद्री गुफा का निर्माण कर देती है, समुद्री गुफा का निर्माण कर देती है। और इन गुफाओं के बड़े होने हो जाने पर जो है इनमें कुछ इसमें केवल छत की बच ही जाते हैं, उसमें जो गुफा बच जाएगा ऊपर का छत ही बन जाती है, और इसे जो होता है क्या बोलते हैं, इसे तटीय मेहराब होता है, इसी को तटीय मेहराब। यानी समुद्री लहर के द्वारा समुद्री गुफा के निर्माण करेगा, और तटीय मेहराब के निर्माण कौन करेगा, समुद्री लहरें करते, समुद्री तरंगे करती रहती हैं।
लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती है। अगर ज़्यादातर फोर्स रहेगा तो ये आपको छत को भी तोड़ देती है और केवल दीवार ही बच जाती है। और दीवार जब केवल दीवार बचेगी तो आपको स्टैक बोलेंगे, स्टैक बोलते हैं। और समुद्री जल के ऊपर लगभग जब ऊर्ध्वाधर ऊपर उठता है तो ऊंचे जो है सैलीय तट को समुद्री भृगु बोलते हैं, समुद्री भृगु बोलते हैं, समुद्री भृगु बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या गया, समुद्री जल के ऊपर जो है लगभग जो है ऊर्ध्वाधर रूप में उठता हुआ है तो इस प्रकार जो है ऊंचे जो है शैलीय जो तटों को हम लोग क्या समुद्री भृगु कहते हैं, समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंग जो है समुद्री तरंग किनारे का अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करता है। ये जो समुद्र के जो किनारे जो है आपको ये समुद्री तरंग के जो अवसाद जमा करती है इसी को क्या बोलते हैं, समुद्री पुलिन, पुलिन का निर्माण करता है। समुद्री पुलिन जो है अवसाद के द्वारा समुद्री तरंग के द्वारा निर्माण होता है। ये बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं समुद्र के द्वारा जो निर्मित किया गया स्थलाकृति, तो ये देखिएगा क्या हो गया, तो आपको स्टेक हो गया, उसके बाद में तटीय मेहराब हो गया, समुद्री गुफा, ये आपको समुद्री तरंग के द्वारा ये निर्माण होता रहता है। आइए बात करते हैं दोस्तों हिम नद, यानी हिम मतलब बर्फ है, नद मतलब उसका, नद मतलब नाद की तरह, यानी आपको हिम नद हो गया। हिम नद के द्वारा भी आपको जो है विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं हिम नद का काम क्या है। हिम नद अथवा जो है हिमानी बर्फ की जो नदियां होती है, हिम नद या हिमानी बर्फ की जो नदियां होती है, आपको हिम मतलब बर्फ है, नद मतलब नदी, बर्फ की नदी को ही आपको हिमनद कहते हैं। हिमनद के नीचे की जो कठोर चट्टानों से आपको गुलासमी गुलासमी मिट्टी और आपको पत्थरों को अपरदन कर देती है। याद रखेंगे ये हिमनद जो कहती है गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को भी क्या करती है, अपरदन कर देती है, अपरदन कर देती है, अपरदन कर देती है। और आपको गुलासमी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन कर देती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। हिमनद किसको करेगा, तो ये आपको गहरे गर्तों का, हिमनद किसको निर्माण करेगा, गहरे गर्तों का निर्माण करती है। इस बात को याद रखेंगे। तटीय क्षेत्रों में जो बर्फ पिघलने से उन उन गर्तों में जो है जल भर जाता है। अब हिमालय जो क्षेत्रों में जो बर्फ पिघलने से उन गर्तों में क्या होता है, जल भर जाता है और वे सुंदर झील का निर्माण कर देते हैं, एक सुंदर झील का निर्माण कर देता है। जिसे हिमनद के द्वारा जो लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत और तल्ट मिट्टी निक्षेप हो जाती हैं और यह निक्षेप जो है क्या कहलाता है, हिमनद, हिमनद हिमोड कहते हैं। हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं, हिमनद हिमोड का निर्माण। तो यह हिमनद हिमोड का निर्माण कैसे, किसके द्वारा, हिमनद के द्वारा किया जाता है। हिमनद हिमोड का निर्माण आपको हिमानी के द्वारा किया जाता है। अब देखिएगा पवन के द्वारा, यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं पवन के द्वारा देखें ऐसे स्थलाकृति है, ऐसे स्थलाकृति सब देखने को मिल रहा है। तो आइए बात करते हैं पवन के द्वारा किया गया कार्य हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए पवन के जो है पवन के द्वारा जो किया गया काम, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है, बिल्कुल देखे होंगे, आपको फिल्मों में यानी आपको इमेज में भी देखे होंगे। ये अगर देखने को मौका मिलेगा तो देखे होंगे। तो बालू जो है टिब्बे के रूप में जो चित्र जो है एक टिब्बा एक टिब्बा की तरह जो है एक लगता है एक ऊंचा टीला की तरह देखने को मिलता है, एकत्रित हो जाता है। ये राजस्थान में रेगिस्तान में जो बात किया जाता है, रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख काम है। तो ये जो है राजस्थान में अपरदन का प्रमुख कारक कौन होता है दोस्तों, ये पवन होता है, पवन होता है, याद रखेंगे। रेगिस्तान में जो है आप जो छत्रक के आकार का सेल देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है छत्रक का निर्माण किसके द्वारा, तो आपको पवन के द्वारा। ये कहाँ छत्रक का देखने को मिलेगा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। छत्रक का निर्माण रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन के द्वारा किया जाता है, जिसे आपको छत्रक सेल कहते हैं। छत्रक सेल का निर्माण कौन करेगा, पवन होता है। कहाँ आपको रेगिस्तान क्षेत्रों में देखना। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा जो निचली भाग आसानी से कटती है। ऊपरी भाग के से आसानी से जो निचली भाग क्या होती है, कट जाती है। ऊपरी भाग से आसानी से जो निचली भाग ज़्यादा आसानी से कट जाती है। इसलिए ऐसे सेल के आधार पर जो है संकीर्ण और अपशिष्ट विस्तृत हो जाती है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती है, ले जाती है। यानी जब हवा बढ़ती है, बहना शुरू कर देती है, रेत को एक स्थान से क्या करेंगे, दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। जब पवन का जो बहाव रुक जाता है, जब हवा रुक जाती है, बहाव रुक जाती है, तो रेत जो बिखर कर छोटा पहाड़ी का निर्माण कर देती है। जब ये हवा रुक जाएगा तो यह वहाँ पर जो बिखर कर जो एक छोटा पहाड़ी का निर्माण कर देती है और इस पहाड़ी को बालू टिब्बा के नाम से बालू टिब्बा का निर्माण करती है। ये हवाएं जो है अपने साथ बहा के ले जाएगी मिट्टी को, बालू टिब्बा का निर्माण कर देती है दोस्तों। और जब बालू के कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उसे उड़ाकर जो है अत्यधिक दूर ले जाती है। और जब ये बालू के कण जो विस्तृत क्षेत्रों में निक्षेपित हो जाता है तो इसी को लोयस मिट्टी कहते हैं। यानी लोयस मिट्टी का निर्माण पवन करता है। लोयस मिट्टी का निर्माण क्या होती है, जब वायु जो है छोटे छोटे कणों को जो है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देती है, ले कर छोड़ देती है, उसी को लोयस मिट्टी। और विश्व का सबसे बड़ा, इस प्रकार जो है विश्व का सबसे बड़ा लोयस मिट्टी निक्षेप वाला कौन सा है, तो ये आपको चीन में लोयस मिट्टी का क्षेत्र कहाँ देखने को मिलते हैं, चीन में देखने को मिलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों
ये चैप्टर खत्म हो गया। देखिएगा प्रश्न आंसर की बात करते हैं। प्लेट क्यों घूमती है? प्लेट इसलिए घूमती रहती है क्योंकि वो मैग्मा पर जो है और ये प्लेट गति करेगा, तो जिसके वजह से क्या होती है कि वहां पर जो है मैग्मा प्लेटों पर घूमती रहती है, जिसके वजह से आपको कभी इतना प्लेट में कभी हलचलें हो जाती है, जिसकी वजह से भूकंप वगैरह से ठीक हो जाता है। अगले बात करते हैं बहिर्जनित और अंतर्जनित, यानी बाहर की तरफ जो घटना या क्या नदी हो गया, हिमनद हो गया, पवन के द्वारा जो है निर्मित स्थलाकृति को, ये जो बाहरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बहिर्जनित बल बोला जाएंगे। और अंतर्जलित आपको जो अंदर की घटनाएं, भूकंप, सुनामी वगैरह सब चीज कहाँ हो गया? अंतर्जलित बल होता है। अपर्दन क्या होती है? आपको जो अपर्दन जो है, अपर्दन की ये होता है आपको जो है मिट्टी के कटाव को ही अपर्दन, यानी उस जगह को जो है काट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो उसको जो क्या करती है, स्थानों पर ले जाने की प्रक्रिया को अपर्दन। केवल मिट्टी ही अपर्दित नहीं होती है, चट्टान भी अपर्दित होती रहती है। ये टूटने फूटने के द्वारा, पवन के दूत के द्वारा जो है आपको, पवन के दूत हो गया, आपका हिमनद हो गया, ये सब चीज क्या होती है? अपर्दित हो जाती है और स्थलाकृति, अलग अलग स्थलाकृति का निर्माण भी कर देता है। बाढ़ कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? नदियां जो जब है अपने साथ जो है मलबा लाती है और मिट्टी के महीन कटाव के, मिट्टी की ऊपरी परत को जो है काट काट के लाकर आपको एक जो है आपको मैदान के निर्माण कर देती है, जो जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और यह जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, कृषि कार्य के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, ये हो गया बाढ़ के दौरान निर्मित किया गया मिट्टी। बालू टिब्बा क्या होता है दोस्तों? तो बालू टिब्बा ये होती है, बालू टिब्बा जो होता है, जब रेगिस्तान में जो है हवाएं चलती रहती है, तो अपने साथ जो है हवा जो अपने साथ जो है बालू के कण उड़ा उड़ा के ले जाती है। जब हवा जो शांत हो जाता है, तो वो बालू के कण जो क्या करती है, एक कहीं जाकर जो है एक जगह जमा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है? बालू टिब्बा का निर्माण हो जाता है। समुद्री पुलिन दोस्तों क्या होती है? समुद्री पुलिन ये होती है कि समुद्र के द्वारा जो है एक जो है ऐसे भूभाग का निर्माण कर देना, एक ऐसे भूभाग का निर्माण कर देना जो पुल की रूप में दिखाई देता है, ये हो गया समुद्री पुलिन हो जाता है। उसके बाद चाप झील क्या होते हैं? चाप झील ये होते हैं, नदी जो बहती बहती जो है, ये बहती बहती विसर्पण करती रहती है। नदी जो बहती है तो विसर्पण करती है, और ये जो नदी जो है विसर्पण करती करती जो है आपको, ये नदियां नदियां विसर्पण कर रही है, तो ये जो नदियां आपस में बह रही है, और यहाँ पर जो एक जो झील है, यहाँ से जो कट कर क्या हो गया, कट कर अलग बन जाए, कट कर अलग भी एक झील बन जाती है, झील की तरह बन जाती है, उसी को चाप झील कहते हैं, या गोखुर झील भी इसी को बोलते हैं, गोखुर झील भी इसी को कहते हैं। सही कथन की बात करते हैं। समुद्री तरंग की विशेषता है, समुद्री तरंग की विशेषता क्या होती है? आपको जो है कि समुद्री गुफा होती ही है, आपको किनारा और उसके बाद सैल, विशेषता नहीं है, सैल नहीं होती है वह, किनारा। समुद्री तरंग की विशेषता क्या होती है? तो किनारा नहीं होता है ना, किनारा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं कि हिमनद के निक्षेप द्वारा, हिमनद के जो है हिमोड होता है। पृथ्वी की जो है आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना होती है? पृथ्वी के आकस्मिक गति को जो याद रखेंगे आप, ज्वालामुखी हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट, ये पृथ्वी के आंतरिक आपको आकस्मिक गति होती है, जो अंतर्जलित बल होती है। आगे बढ़ते हैं। छत्रक सैल क्या होता है? छत्रक सैल जो होता है रेगिस्तान क्षेत्रों में देखने को मिलती है, छत्रक सैल है ना, छत्रक सैल रेगिस्तानी क्षेत्रों में। चाप झील जो होता है, चाप झील नदी के घाटी के द्वारा, चाप झील जो है नदी घाटी के द्वारा इसका निर्माण होता है दोस्तों। इसको तो मिला लीजिएगा दोस्तों। हिमनद जो होता है दोस्तों, आपको क्या होता है? हिमनद जो है बर्फ की नदियां होती है, हिमनद जो बर्फ की नदियां होती है। और आपको जो है विसर्प क्या होती है? विसर्प क्या होती है? तो विसर्प जो है नदियां होती है, विसर्प जो है नदियां होती है। पुलिन क्या होते हैं? समुद्र के, समुद्र तट को पुलिन बोलते हैं, समुद्र तट को क्या पुलिन बोलते हैं। बालू टिब्बा क्या होती है दोस्तों? बालू टिब्बा यह होता है, बालू टिब्बा समुद्र पुलिन, समुद्र भिगु होती है ना, ये हो जाएगा समुद्र पुलिन, जो हो गया समुद्र तट को, समुद्र भिगु कहते हैं। चलिए यहाँ पर जलप्रपात क्या हो जाएगा? भूकंप हो जाए, पृथ्वी का कंपन हो जाता है, भूकंप हो जाए। जलप्रपात क्या होती है? जलप्रपात, जलप्रपात ये होती है दोस्तों, जलप्रपात क्या होगा यहाँ पर? हो जाएगा बालू टिब्बा क्या होती है? बालू टिब्बा छत्रक शैल होती है, बालू टिब्बा एक छत्रक शैल होती है। इस प्रकार तो हो गया। पुलिन जो हो गया आपको, पुलिन जो होता है समुद्री तट होता है कि समुद्री भृगु होती है। इस पर थोड़ा सा देख लेंगे, समुद्री तट होगा या भृगु होगा। जलप्रपात हो गया आपको जो समुद्री समुद्री तट होता है। चलिए ये तो था, थोड़ा सा आप उसी को देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये टॉपिक जो समाप्त हुआ, और कुछ नहीं है। ये सब बच्चों को खेल करने के लिए दिया गया, अपने बच्चे दिमाग लगाएंगे, वर्क करेंगे, ये जो बात बताया गया। और इस प्रकार से दोस्तों चैप्टर नंबर 7th क्लास का ज्योग्राफी का खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 4 हम लोग देखेंगे वायु का चैप्टर हम लोग देखेंगे। चैनल पर पहली बार जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। वायु का चैप्टर हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वायु टॉपिक में।